नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये आज का टॉपिक है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे ये विषय हमने क्यों रखा है। ये विषय इसलिए रखा है कि आपकी जानकारी के लिए इराक में युद्ध खत्म हो चुका है और अमेरिका का मन है कि उसकी फौजें उसके घर वापस चली जाएं और पूरी दुनिया के लगभग 40 देशों की फौजें वहां अमन और शांति और पुनर्निर्माण का काम करें। हो सकता है 39 देशों को वो दुविधा ना हो जो हमको है। हमारे देश में बहस छिड़ी हुई है कि इराक में, जो कि हमारा दोस्त देश भी है, अपनी सेना अमेरिकी जनरल के झंडे तले भेजी जाए या नहीं भेजी जाए। पूरी सरकार वहां पहुंच में है। हमारी संसद का प्रस्ताव है, खास तौर से उस मूल मुद्दे पर जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा है कि अमेरिका का इराक पर हमला, जिसकी हमने निंदा की संसद में, वो प्रस्ताव हमारे सामने अभी भी है। आज बहस करेंगे हम कि अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत की फौजें जाएं और भारत क्यों भेजना चाहता है इराक में अपनी फौजें। क्या फौजें भेजे बिना काम नहीं चल सकता है, और खास तौर से सेना के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या राय है कि क्या भारत को अपनी सेना वहां इराक में भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। हालांकि अगर आर्थिक दृष्टि से देखें, जो कि इसके बीच में सबसे बड़ा पेच है, लगभग $40 बिलियन का व्यापार वहां होना है और उस व्यापार पर भी भारत की नजर है। बहरहाल उस व्यापार पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज फौज भेजने की बात पर चर्चा करते हैं। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं प्रवीण साहनी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में ए.के. वर्मा जी हैं, जो कि पूर्व सचिव हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। वर्मा जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में बहुत अनुभवी लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वी.एस. मलिक हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मलिक साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं प्रवीण साहनी से बातचीत की शुरुआत करेंगे। प्रवीण, आप बताएं कि बहस के में सवालात किए बिना अगर एक दृष्टि से मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, तो आप बताएं। मेरे हिसाब से देखिए, विवाद कुछ ज़्यादा रहा नहीं रहा है इस समय। ये तकरीबन अब डिसाइड हो चुका है कि हम फौजें भेजेंगे। सो इशू कम टू द कंक्लूजन। जी, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है, अभी जो भी हुआ है पिछले 3-4 दिनों में और जो अभी फौज के अंदर तैयारी हो रही है इन एंटिसिपेशन, मेरा ये मानना है कि हम तकरीबन तय कर चुके हैं। कंसिडरिंग कि अभी प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी को भी मिलने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं कि क्यों हम भेजेंगे फौजें, तो ये सरकार तय कर चुकी है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आप जरूर भेजिएगा, उसमें बहुत फायदे भी हैं भेजने में, पर मेन मुद्दा ये है कि आप आर्मी की बात को इग्नोर ना करें। और आर्मी की बात बड़ी सीधी है। इस समय आपका अभी ऑपरेशन पराक्रम खत्म हुआ है, आपकी जो कुछ फौजें वापस चली गई हैं, कुछ अभी वहां बैठी हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय JNK में बहुत बड़े काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, एक बहुत ही बड़े लेवल के, जो पिछले 13 साल में नहीं हुए, इस समय वो हो रहे हैं। तो अब आपकी कौन सी फौज है जो वहां जाएगी? आपकी फौज वो जाएगी जो कि आपकी उस पे आएंगे प्रवीण साहनी। बेसिक देखिए, मुद्दा ये है कि नेशनल सिक्योरिटी क्या आपकी कवर्ड है? मेरे हिसाब से वो कवर्ड नहीं है, इसलिए फौजों को नहीं जाना चाहिए। आपने दो मुद्दे उठाए, एक तो कौन सी फौज जाएगी और नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको वहां हमें अपना नेशनल सिक्योरिटी पहले देखना चाहिए, बाकी फायदे बाद में देखने चाहिए। बट इन प्रिंसिपल यू एग्री कि इंडियन शुड सेंड द नो, इस समय वो है नहीं मेरे हिसाब से। देखिए, मैं जो जानना चाह रहा हूं, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूं कि इन प्रिंसिपल वेदर यू एग्री ऑन दिस पॉइंट दैट इंडिया शुड सेंड द ट्रूप्स टू इराक और नॉट। यस, सो बेसिक 2-3 क्लैरिफिकेशंस हैं, वो हमें मिल जाएं। 3 क्लैरिफिकेशन। व्हाट आर दोस क्लैरिफिकेशंस? देखिए, क्लैरिफिकेशन नंबर ये है, हम चाहते हैं कि UN फ्लैग के अंडर जाएं, और वो भी अब तकरीबन तय हो चुका है, बिकॉज उन्होंने वो तरीका निकाल लिया है उसका। दूसरा हमारा पॉइंट ये है, हमारी फौजों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है पीस कीपिंग का, पीस मेकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। पीस मेकिंग बेसिकली है, वहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वहां रोज उनके सिपाही मर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम पीस मेकिंग में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। और तीसरा मुद्दा ये है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी कहा गया है करीबन आप अपने 5-6 हज़ार ट्रूप्स वहां भेजें। हम पाकिस्तान की जहां फौजें हैं, हम उनसे बहुत दूर रहें। ये 3 मुद्दे हैं हमारे। जी, वर्मा साहब, आप बताएं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि हमारी ट्रूप्स न जाएं। हमेशा पीस कीपिंग में भाग लिया जब भी ज़रूरत पड़ी है, तो ये भी एक वैसे ही मौका है। पीस मेकिंग और पीस कीपिंग में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जहाँ पीस कीपिंग होती है वहाँ भी रिस्क होते हैं। हमारे सिपाही मर चुके हैं ऐसे ऑपरेशंस में, ऐसे
असाइनमेंट्स में कई जगह, तो उसमें मुझे कोई विपत्ति नहीं नज़र आती है। लेकिन ये जो दूसरा मुद्दा सानी जी ने बताया कि हम किसके फ्लैग के नीचे जाएं, और यूनाइटेड नेशंस के या यूएस के, और हम किसको, हमारे जो सोल्जर्स रहेंगे, जो वहाँ जो कमांड रहेगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, ये तो सॉवरेनिटी का सवाल है। हमने कभी किसी और देश के नीचे अपनी सेना नहीं भेजी है, हमेशा यूनाइटेड नेशंस के तहत भेजी है। अगर ये मामला सेटिस्फैक्टरीली सॉल्व हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके फ़ायदे काफ़ी हैं। जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया, व्यापार है, और अमेरिका के साथ हमारी अच्छी बना के रखने की आवश्यकता है। ये तो हम इनकार नहीं कर सकते कि पूरे विश्व का एक सुपर पावर वही है, और जो सुपर पावर होता है उसके साथ जहाँ तक चला जा सकता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किए बगैर हम लोग को चलना चाहिए। और तीसरा मुद्दा जो सानी जी ने बताया काउंटर इंसर्जेंसी का, शायद उसमें इतनी अड़चन नहीं पड़ना चाहिए कि हम अपनी फौज के एक हिस्से को, He pointed out that we do not have that kind of a surplus. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि personals. ऐसी, मेरे समझ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं उठना चाहिए जी कि हम कुछ सिपाहियों को और कुछ ऑफिसर्स को स्पेयर नहीं कर सकते। मलिक साहब, देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि दुविधा किस बात की है। अभी जिस ओहदे पर मैं रह चुका हूँ, चीफ ऑफ स्टाफ होने के नाते मुझे अंदाज़ा है कि हमारे पास कितनी फ़ौज है और कितनी फ़ौज हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए चाहिए और बाहरी सुरक्षा के लिए चाहिए। एक तरफ वहाँ शांति की बातचीत चल रही है। हिल काका का जो ऑपरेशन है वो वाकई ऑपरेशन, लेकिन उसमें 8-10 बटालियन की बात है। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं कि अगर एक डिवीज़न लाए तो पूरा का पूरा बैलेंस छिल जाए। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास में रिजर्व फोर्सेज कितनी हैं जो कि ऑफेंसिव एक्शंस के लिए हैं। वो डिवीज़न है किस काम के लिए? लेकिन सवाल जो प्रवीण का मैं जो शंका देख रहा हूँ वो यही नहीं है ट्रुप्स की। दूसरी शंका जो उन्होंने उठाई है वो है कि अगर वहाँ पर भेजा गया तो पाकिस्तान के भी लोग आ सकते हैं, क्या हो सकता है, कैसे कार्रवाई होगी। सीधी सीधी बात है, वहाँ पर 5 जोन्स हैं। 5 जोन में से 2 जोन जो है अमरीका के नीचे होंगे, बाकी 3 जोन बसते हैं। तो ये कहना कि एक किसी के नीचे आने वाली बात है वो नहीं है। जहाँ तक सवाल है यूएन रेजोल्यूशन का, बड़ी साफ बात है। यूएन रेजोल्यूशन 1483 जब पास हो रहा था, 48 घंटे पहले भारत ने इस बात को समझते हुए कि ये आशंका बाद में हमारे देशवासियों में आ सकती है, ये बात उठाई कि यूएन कहे, एक अपील करे कि सब देश जो यूएन के मेंबर हैं वो स्टेबलाइजेशन के लिए अपनी फोर्सेस दें। ये इनविटेशन डायरेक्ट जो है यूएसए से नहीं आया। यूएसए ने कहा आप भेजना चाहेंगे या नहीं, इन्होंने खुला छोड़ा। ये अपील आई है यूएन से स्टेबलाइजेशन फोर्सेस के लिए। तो हम यूएन के रेजोल्यूशन के मातहत अपने ट्रुप्स को भेज रहे हैं। जब आपने यूएन के मातहत भेजा, उसके बाद में वहां का जो ढांचा है उस ढांचे को हमें मानना पड़ेगा। अभी जब हमारे जनरल नम्बियार साहब बोस्निया में कमांडर थे और उनके नीचे तमाम अंतर्देशीय लोग थे, किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि हम इंडियन कमांडर के नीचे कैसे काम करेंगे। ये सवाल होता है कि असली ग्राउंड सिचुएशन क्या है। ग्राउंड सिचुएशन ये है कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 1483 के मातहत ट्रुप्स वहां पर स्टेबलाइजेशन फोर्सेस के लिए भेजे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी बात की शंका नहीं उठनी चाहिए। रहा बाकी और चीज़ों का, एक तरफ तो आप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में अपने संबंध बढ़ाना चाहते हैं, और जब मौका आया था यानी कि अफगानिस्तान की लड़ाई में हम बड़े रूठे, नहीं ये साहब ये जुड़ा हुआ है। उस टाइम हम बड़े रूठे कि देखिए साहब हमने सब कुछ उनके सामने रख दिया था, हमें मौका नहीं दिया गया, पाकिस्तान को मौका दिया। अभी आपको मौका दे रहे हैं तो आपके शंकाएं उठ रही हैं। तो नहीं देखिए, अफगानिस्तान को इराक के लेवल पे नहीं रख सकते। अफगानिस्तान वाज आवर इन अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। सवाल उठता है कि उस टाइम पर तो आपने ये नहीं कहा कि यूएन के ट्रुप जा रहे हैं कि किसके ट्रुप जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, क्योंकि जहां तक अपने नहीं देखिए मलिक साहब, उसमें तो मेरा मतभेद है आपसे। अफगानिस्तान की जो लड़ाई लड़ी गई वो यूएन सैंक्शन के तहत लड़ी गई। बिल्कुल साहब। इन प्रिंसिपल अमेरिकन्स वर एब्सोल्युटली लॉजिकली राइट
व्हेन दे गॉट द परमिशन। बिल्कुल सही। इराक की लड़ाई पूरे विश्व जनमत के खिलाफ लड़ी गई। एक मॉरल मुद्दा जो मैं उठा रहा हूं, जो इस देश की जनता कह रही है, जब जिस देश की संसद ने मॉरली इराक पे हमले का विरोध किया हो, 100 करोड़ की जनता के आप उस रेजोल्यूशन को कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, कैसे इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं? या तो आप संसद में दोबारा से रेजोल्यूशन लाइए, पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाइए और आप उस मुद्दे को हटाइए, जैसे कि यूएन ने 1483 का रेजोल्यूशन पास किया। दे डिड नॉट सैंक्शन द वॉर, बट उन्होंने कहा कि पीस कीपिंग के लिए जाना चाहिए, या तो इस तरह का काम करे। इसका नाम दिया ये गया अनिल जी- स्टेबलाइजेशन फोर्सेस। जी। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी जो एक कठिनाई रही है कि हम कभी भी अंतर्देशीय लेवल पे अपना पार्ट नहीं प्ले कर पाए, उसकी वजह रही है हमारी जो अंदरूनी राजनीति है वो हमेशा आड़े आती है। ये नहीं भूलना चाहिए कि रेजोल्यूशन जब हमारी पार्लियामेंट ने पास किया था, किन वजहों में और किन हालात में पास किया था, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। नहीं, वो रेजोल्यूशन तो दोबारा भी पास और होता है। अभी भी इस मलिक बात साहब, को- if you are logically, morally, politically correct, then where is the hitch to pass the बात असली resolution? पॉलिटिकल वाली बात ही आती है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, जी, सबकी निगाह इलेक्शन के ऊपर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उस देखिए, ये अनिल जी एक मिनट ये देखिए, क्योंकि ये मुद्दा फौज का है तो इसमें दो क्लैरिफिकेशन देनी बहुत जरूरी है, आप मुझे अगर इजाजत दें तो। जी बताएं। पहली बात ये देखिए, पीस कीपिंग और पीस मेकिंग में जहां तक फौज का सवाल है, क्या फर्क होता है मैं थोड़ा सा बता दूं। पीस मेकिंग के अंदर हमारे आर्मर्ड कॉलम्स जो होंगे वो जाएंगे ज्यादा। पीस कीपिंग के अंदर जो होता है ना, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जिन्होंने वहां जाके पुल बनाने हैं वो जाएंगे। और ये कौन सी ट्रूप्स हैं जो पीस मेकिंग के लिए ईयर मार्क्ड है? ये बरेली से ट्रूप्स ईयर मार्क्ड है, एक जगह का मैं नाम आपको दे रहा हूं। ये वो ट्रूप्स है जो हमारी रिजर्व है, अगर टेंशन बढ़ जाती है पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो वाली ट्रूप्स है। जी, तो जहां तक फौज का सवाल है, इसमें बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है पीस कीपिंग और पीस मेकिंग का। दूसरी बात जो जनरल साहब ने उठाई, देखिए ये हिल काका का ऑपरेशन सिर्फ सवाल ये नहीं है कि 8 या 10 बटालियन का है, ये एक पूरी डिवीजन कर रही है। रोमियो फोर्स 12,000 ट्रूप इन्वॉल्व है और ये और बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद इसमें डेल्टा फोर्स इन्वॉल्व हो रही है, विक्टर फोर्स इन्वॉल्व हो रही है। इनफैक्ट इसमें इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है ये कि इस टाइप का ऑपरेशन पिछले 13 साल में कभी हुआ ही नहीं है। जी, तो जब आपकी अंदर फौजें पूरी सीआई ऑप्स में लगी हैं, तो आप अपनी रिजर्व्स भेज रहे हैं वहां पर, जो कि आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। ये मेरा पॉइंट है। जी, मैं लौट करके आता हूं, इसकी बात को पूरा विस्तार से आगे बढ़ाएंगे और लौट करके आएंगे। इराक में भारत को सेना भेजनी चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए घटनाचक्र। लौट के आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भारत को इराक में फौजें भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए, इस सवाल पर बहस हो रही है। बहस में शामिल हैं प्रवीण साहनी जी, ए के वर्मा जी और लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वीएस मलिक। एक व्यूअर हमारे साथ लाइन पे, इससे पहले की बातचीत का सिलसिला आगे शुरू करें। हेलो राय साहब, आपका स्वागत है जैन टीवी में। गुड इवनिंग सर, आई एम कर्नल राय स्पीकिंग। जी कर्नल राय बताएं। ये जो अफगानिस्तान की और इराक की बात हो रही है, इराक इज डिफरेंट देन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वी वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म, बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म। I have been in Sri Lanka for 2 years. Peacekeeping force is automatically converted into enemy force because we have to fight against the people who create the trouble. And sending the force in Iraq, we will create the enmity with the complete Muslim world because we have to fight. And there is no dearth of the army from the Indian side because we have got the enough army we want to send. But America is playing the trick to involve us there. Why they want to get out from that place now? When they said they will rule this Iraq, they should take the peacekeeping force which will become the enemy force from their own people who agreed to attack this Iraq. So I am not in favor of this. थैंक यू राय साहब। कर्नल राय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके जज्बात बहुत अच्छे लगे हमें। आपने एक नया मुद्दा हमको दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राय वर्मा जी, आपने देखा राय साहब ने 2 मूल मुद्दे उठाए। मतलब ये टोल्ड द बेसिक फिलॉसफी कि जब सेना जाती है तो वहाँ के आवाम पे क्या असर पड़ता है। वो पीस कीपिंग के बजाय एनिमी कीपिंग फोर्स हो जाती है। और
इन्होंने कहा, एक और बहुत मुद्दा उठाया कि मुस्लिम वर्ल्ड में इसको पसंद नहीं किया जाएगा, और जब आप फतेह इराक का जश्न पूरी दुनिया में मना रहे हैं तो उस जश्न को अमेरिका अपनी कॉस्ट पे मनाए, अपनी फौज रखे। वहां सब देशों की फौज बनाने का क्या तुक है, क्योंकि लगातार जो हर दिन एक अमेरिकी फौजी या एक ब्रिटेन का फौजी मर रहा है, और वहां जो प्रेशर है वाशिंगटन में जॉर्ज बुश के ऊपर, वो ये है कि आप तुरंत अपनी सेना को बुलाइए, हम अपनी सेना को नहीं मरने देंगे। तो यानी कि हम अपनी सेना को मरने के लिए भेजें वहां, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? अमेरिकन फौजें वापस नहीं जाने वाली हैं। ठीक है, उनके आदमी मर रहे हैं, लेकिन पूरा विड्रॉल नहीं होगा, कर ही नहीं सकते हैं। वही ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे। तो ये समझना कि अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ हो जाएंगी अगर हिंदुस्तानी फोर्सेस जाती हैं, मैं समझता हूँ गलत अनुमान होगा। ये जो राय साहब ने बात की, उससे ये सिद्ध होता है कि अगर हमारी ट्रूप्स जाएं तो किसके फ्लैग के नीचे जाएं। जनरल साहब ने जो नामबिया साहब की बात की थी, वो यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव थे। अगर यूनाइटेड नेशंस का रिप्रेजेंटेशन होता है तो हमारे सामने वो दिक्कतें नहीं होंगी जो अगर अमेरिकन फ्लैग के नीचे काम करना होगा, वो कई गुनी ज़्यादा होंगी। और उस हालत में तो मैं नहीं समझता कि हमें बिल्कुल भेजना चाहिए। अगर यूनाइटेड नेशंस के फ्लैग के नीचे काम करने को कहा जाता है तो उतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ये सवाल है कि वहाँ के लोग इस पीस कीपिंग फोर्स को एनिमी फोर्स के हैसियत से जानेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा होगा। इराक में हिंदुस्तान के लिए बहुत सहानुभूति है और हम लोग दोस्त मुल्क रह चुके हैं, बल्कि वो वहाँ के लोग वेलकम करेंगे कि हिंदुस्तान जैसे देश से सेना आ रही है जो हमारी पीस कीपिंग करेगी और हमारे साथ ठीक सलूक करेगी और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की, लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने में मदद करेगी। दूसरे मुस्लिम देशों में क्या इसका रिएक्शन होगा? कुछ पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा हो सकता है, हमेशा होता रहा है, और मुसलमान देशों को कभी ये पसंद नहीं आएगा कि एक मुसलमान देश पे हिंदू सेना या हिंदू देश की सेना पहुंचे। ये तो सही बात है कि कुछ इसकी प्रतिक्रिया मुसलमान देशों में तो होने वाली है, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। जी मलिक साहब। मैं वर्मा साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पहले तो हमारा सेकुलर कंट्री है, हमारी फौज में हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे टाइम पर हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चक्कर में इस बात से झिझकें। बात दूसरी जो नहीं, देखिए मलिक साहब, इतना मामला आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इतना देखिए पूरे गल्फ के रीजन में इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इट इज नॉट ए वेरी इजी गोइंग केस। क्योंकि आप देखिए इंडियन मिलिट्री वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है, उसका अपना एक स्टेटस है, उसका अपना एक कल्चर है, उसका अपना एक डोमिनेंस है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इनसाइड क्या है उस पर टिप्पणी नहीं, क्योंकि प्रवीण सानी मुस्कुरा रहे हैं जब ये बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब आप तिरंगे की फौज को भेजते हैं तो इट मीन्स द ट्राई कलर इज गोइंग, यू आर रिप्रेजेंटिंग द ट्राई कलर। सेना भेजना इट्स ए वेरी इजी जॉब, बट यू आर सेंडिंग ट्राई कलर टू दैट कंट्री, प्रोटेक्टिंग टू होम, अंडर होम। ये ट्राई कलर की जो बात आपने कही है जी, फौज से अच्छा शायद और कोई नहीं समझता है ट्राई कलर की क्या कीमत है जी, और क्या किस तरह से लोग इस पर कुर्बान होते हैं जी। तो ट्राई कलर की बात तो आपने जो कही है बड़ा अच्छा आपने एक संकेत किया है। तो उस बात को तो हम वहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम जरा यूएन ऑपरेशंस की तरफ थोड़ा ध्यान दें। जी, अभी मैं टोक्यो में यूएन ऑपरेशन की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहा हूँ फरवरी के महीने में। जी, यूएन ऑपरेशन जो पहली तरह से स्टैटिक नहीं रहे, इनके अंदर भी एक इवोल्यूशन है। उस इवोल्यूशन के दो खास चरण हैं और वो हमें समझने चाहिए। पहले यूएन ऑपरेशंस होते थे सिर्फ यूएन फोर्सेस यूएन चार्टर के नीचे, एक यूएन मैंडेट के नीचे ही कार्रवाई करते थे। दूसरा चरण हुआ उसके बाद में, जैसा कि अफगानिस्तान वाली बात, यानी कि उसमें एक लीड नेशन बन गया, बाकी नेशंस भी हैं लेकिन एक लीड नेशन है, लेकिन यूएन चार्टर के नीचे। एक तीसरा चरण भी है और वो यह है कि जो कि उसी इलाके के लोग हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं, रीजनल। तो ये अगर देखा जाए कि हर चीज
पहले की तरह से होगी और ये जो विश्व में जो जितने भी संकट हैं वो एक पुराने एक दस्तूर में चलेंगे, ये शायद संभव नहीं होगा। तो ये एक नई तरह से वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर वर्ल्ड रहे हैं। ऑर्डर की एक नया पहलू आया है, एक नई समस्या सामने आई है। तो इसमें कुछ तो हमें हटके काम करना ही पड़ेगा और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं और जिस तरह से कि हम टॉप टेबल पर जाना चाहते हैं उसका, और जैसे कि इकोनॉमिक हम हिस्सा लेना चाहते हैं, ये नहीं खाना तो हम सब कुछ चाहते हैं, टॉप टेबल पे बैठना चाहते हैं, उसके साथ जो जिम्मेवारियां आती हैं उनमें हम फिर मीन मेक निकालना चाहते हैं। ये तो अब रियलिटी है कि विश्व बदल गया है। जी। तो ये मेरा कहना है कि इस तरह से मीन मेक निकालना शायद उचित नहीं होगा। जी, मैं चलता हूं। आप अपने दर्शकों को बता दें कि मई 14 से और लगभग जून 11 तक क्या हुआ है इस देश में, इस मुद्दे को लेकर के देखते हैं। मई 14 में कैसे सिलसिला शुरू हुआ। May 14, India undecided on sending troops to Iraq. May 26, CCS, Cabinet Committee on Security, decides not to send troops to Iraq. May 26, India not to send troops to Iraq, Foreign Secretary Kamal Sibbal. June 2, my government is still undecided on sending troops, Atal Bihari Vajpayee. June 2nd, decision on troop deployment in Iraq after clarifications PM. June 5, India out on a limb over US request for troops in Iraq. June 6, Congress against sending troops to Iraq. June 9, CPIM opposes move to deploy Indian troops in Iraq. June 9, the government of India is now in the hands of America. They can't afford to disobey America. Harkishan Singh Surjeet. June 10, Advani, Bush discuss cross-border terrorism, Iraq. June 11, US not banking on India for Iraq troops, Advani. June 11, India is likely to decide on the US request for Indian troops to be deployed in Iraq after a Pentagon team visits New Delhi, Advani. June 11, Atal to meet Sonia on troops for Iraq. June 11, Iraq concerns dominate Advani, Bush talks. June 11, no US pressure on troop deployment in Iraq, Advani. June 11, the opposition without all the facts gave their one-sided opinion that sending troops to Iraq is wrong, Advani. June 11, that is very important, RSS to center, don't send troops to Iraq. हम लोग लौट करके आएंगे और एक विस्तार से फिर चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मन भी जानेंगे और ये बात भी जानेंगे कि संसद के रेजोल्यूशन के साथ और देश का विपक्ष जो कि इस मुद्दे पर पूरे विरोध में है क्या करने जा रहा है और किस तरह से इस समस्या का निदान और समस्या पर बहस चलेगी। छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा का विषय है कि इराक में भारत को अपनी सेना भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे हम लोग। प्रवीण साहनी हमारे साथ है, के वर्मा जी हैं और लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वी एस मलिक हैं। प्रवीण, हमको ये बताएं कि एक बहस और भी है जो कि हमारे अभी प्रोग्राम करते करते मुझको बताया गया कि ये कहा जा रहा है कि सेना ही क्यों भेजें, हम अपनी पुलिस भी भेज सकते हैं, सीआरपीएफ भी भेज सकते हैं, बीएसएफ भी भेज सकते हैं, विच इज इक्विवेलेंटली गुड व्हाट वी क्लेम। तो सेना को अंततः भेजने की क्या आवश्यकता है? हर बार हर चीज जब जाकर के सेना पे क्यों टिकती है? देखिए, बात बिल्कुल सीधी सी है कि इनफैक्ट जैसे मैं आपसे बता रहा था कि वहाँ पे हमें पीस मेकिंग करनी पड़ेगी और फ़र्क है पीस कीपिंग और पीस मेकिंग में। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ अगर हम ये समझा पाएँ अमेरिकन्स को, अमेरिकन्स की रिक्वायरमेंट है पीस मेकिंग फोर्स की, बिकॉज वहाँ दंगा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। हम उन्हें अगर समझा पाएँ कि हम पीस कीपिंग के लिए भेजते हैं, हम अपने डॉक्टर्स भेजेंगे, आर्मी के इंजीनियर्स भेजेंगे, पुलिस भेजेंगे, पैरामिलिट्री कुछ फोर्सेस भेज सकते हैं, पर सेना नहीं भेजेंगे। यूसी सेना के सिर्फ जो हमारे पीस कीपिंग में जो होता है ना कि हार्ट्स एंड माइंड्स, जो वो स्ट्रैटेजी कश्मीर में भी चलाई जाती है, आर्मी चलाती है, उस कंटिजेंट को आप भेज दीजिएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूं कि इट विल नॉट बी अ वाइज मूव कि आप अपने यहाँ से जो मेन रिजर्व कॉलम्स हैं, जो आपके आर्मर्ड कॉलम्स हैं, वो आप वहाँ भेज दीजिएगा। जी, लेकिन एक बात और है प्रवीण, मुझे ये बताएं कि क्या वास्तव में एक सवाल और उठता है जो कि बहुत मुफीद है, लेकिन मैं उस पर आता हूँ। वर्मा जी से पूछता हूँ पहले मैं। वर्मा जी, आप मुझको ये बताएं, हम लोग पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन पे आ जाएं, लेट्स कम टू द बेसिक पॉइंट, कि क्या
अटल बिहारी वाजपेयी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और द डिफेंस सेक्रेटरी और द डिफेंस मिनिस्टर तैयार हो जाएंगे इस बात के लिए कि पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन की सहमति के बिना या संसद से इस रेजोल्यूशन के बदले में एक और रेजोल्यूशन आए और तब उसके बाद ट्रुप्स भेजे जाएं, और तब तक तो देर हो चुकी है क्योंकि अगस्त से पहले तो मानसून सत्र होना नहीं है। मेरी समझ में जब तक कि वो रेजोल्यूशन अलाइव है संसद का, ये हरकत नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से ये हरकत बिल्कुल नहीं होगी। ये इलेक्शन ईयर है जैसे बताया गया, और इसका बड़ा फ़ायदा उठाया जाएगा। तो वो तो ऐसी हरकत, और फिर रेजोल्यूशन जो संसद का है उसके विरोध में ही भेजा जाए, कैसे कोई भी पार्टी मान सकती है? ये ज़रूर संभव है कि वो एक दूसरा रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करें, लेकिन वो पास ही नहीं होगा। पूरा विपक्ष इसके विरोध में है, कैसे पास होगा? तो गवर्नमेंट के सामने कोई ज़्यादा नहीं, मगर अगर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अगर पास कर देती है और उसके बाद कैबिनेट पास कर देती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुविधा होनी चाहिए टेक्निकली। बिल्कुल होगी जी। ये तो टैक्टिक्स का सवाल हो गया। हाँ हाँ और ऐसी क्या विपत्ति पड़ी है कि हमको भेजना ही है? जी। क्यों ये मुसीबत मोल लें? जो पार्टी रूलिंग पार्टी है वो अपना जो उनको एडवांटेज मिला हुआ वो क्यों खोएं? जी। संसद के रेजोल्यूशन के विरोध में कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती है। ये हमें समझना चाहिए। जी मलिक साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये जो बात वर्मा जी ने कही है बिल्कुल सही है, जहाँ तक कि राजनीतिक तकनीक और राजनीतिक बारीकियों का सवाल है। लेकिन अगर हम देखें इसमें दूसरा पहलू भी है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे। यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन पास हुआ है 1483, वहाँ से अपील की गई है कि ट्रुप्स आने चाहिए। तो क्या हम इस अपील को अनदेखी कर देंगे? यानी कि समय जो है आगे बढ़ चुका है, जो निंदा होनी थी, जो बात होनी थी वो हो चुकी है। अभी ये जो अपील है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नहीं है, ये अपील यूनाइटेड नेशन से आई है। देखिए उसमें तो एक ही पेज है ना, जो प्रवीण बात कर रहे थे कि या जो वर्मा जी ने भी कहा कि या तो यूएन रेजोल्यूशन के साथ यूएन ये बता दे कि साहब हमारा जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स का कमांडर जो है अमुक अमुक आदमी होगा, त्यागी जी और बात ये है, इस अमुक कमांडर के तहत झंडे तले, यूएन के झंडे तले आप जो है अपनी फौज भेज दीजिए। ये बात तो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। जब डिस्कशन हुआ था उसमें दो बातें साफ हो गई थी जी। और पहली बात होती है 5 जोन है, इस जोन की बात ही इसलिए उठी। और जबकि पेपर्स में पहली बार ये डिस्कशन आया था सीसीएस का, तो उसमें था कि 5 जोन है जो कि अलग अलग है जी। पहली बात। एक इशारा और भी आया, वो भी बड़ा अच्छा है, यानी कि सरकार ने 2 तरह से अपनी अवस्था को, अपनी पोजीशन को सिक्योर किया है। पहला है तो कि वो अपील वाली बात लिया है यूनाइटेड नेशंस। सेकंड है कि जो 5 जोन में से नॉर्थ जोन हमें मिलने की उम्मीद है जी। और जिस इलाके में कि ज्यादा बड़ी लड़ाई जहां पर कि नहीं हुई है। और मैं एक और संकेत वहां देना चाहता हूं, वहां पर कर्ड्स और टर्किश फोर्सेस हैं। और ये मैं कहूंगा कि अमेरिका की अवस्था वो ये नहीं कि लड़ाई में मदद वाली बात नहीं है, अभी यह है कि वो एक ऐसी कठिनाई वाला इलाका है जहां की शायद टर्किश फोर्सेस इतना अमेरिकन फोर्सेस पे शायद विश्वास ना कर पाए जितना भारतीय फौजों पे विश्वास कर पाए। ये एक बड़ा एंगल है। और इस तरफ अगर आप देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो साथी उनकी टीटीपी है, ईरान और टर्की और पाकिस्तान की, ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसमें कि हम टर्की को ये दिखा सकें कि आपके जो भी इंटरेस्ट हैं वो हमारे साथ में सेफ है। ये बड़ी भारी बात होगी। और इसके साथ साथ जो कि दूसरी जो कठिनाइयां हैं वो ऊपर उतनी नहीं है। जो सबसे ज्यादा जो लड़ाई हुई है वो 20 के वाले इलाके में हुई है, बसरा में हुई है, बगदाद में हुई है। और हमें वहां के लिए इशारा नहीं है। ये रिपोर्ट्स में आ चुका है कि नॉर्थ जोन में हमारे जाने की उम्मीद है। देखिए त्यागी जी, एक बड़ा बेसिक बात यह है, अगर आप जरा सा हम सब सोचें कि ये रेजोल्यूशन क्या था जो हमने पार्लियामेंट में पास किया। नहीं, देखिए एक मिनट, वो रेजोल्यूशन सिर्फ ये था कि हमने निंदा करी है कि यूनिलैटरल एक्शन नहीं होना चाहिए था और यूएन की सहमति होनी चाहिए थी। तो वेयर इज एग्जैक्टली द कॉन्ट्रडिक्शन विद व्हाई आर वी सेइंग दैट देयर इज अ रेजोल्यूशन पास? रेजोल्यूशन वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। अभी तो जो 3 पावर्स थी, देखिए जो 3 पावर्स थी उन्होंने मिलके अब यूनानिमस यूएन रेजोल्यूशन पास कर दिया है दैट वी नीड स्टेबिलिटी इन इराक। दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। पॉलिटिकली आप अपने देश को, बट वेयर इज द क्लैश? प्रवीण, यू आर ये नहीं, क्लैश इस तरह है और भारी क्लैश है मेरी समझ में
कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये स्वीकृत हो गया है कि स्टेबलाइजेशन के लिए बाहर से फौजें आना चाहिए, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से हमें इस बात पे ध्यान रखना होगा कि जिस सरकार ने वहाँ यूएन की सहमति के विरुद्ध कार्रवाई की, जिसकी हमारी पार्लियामेंट ने निंदा की है, क्या हम उनके फ्लैग के नीचे काम कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, हम नहीं करेंगे उनके नीचे, हम मिस्टर डोमेलो के नीचे कर सकते हैं डायरेक्ट। वो तो बात तय नहीं हुई अभी तक की। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो बात नहीं तय हुई कुछ अभी। न्यूएंसेस तो तय ही नहीं हुए। I don't चलिए think कि बेसिक रेजोल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड एंटायरली। यू सी, नाउ वी हैव अ यूएन रेजोल्यूशन। प्रवीण, आप जो सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग लाइक ए सोल्जर। ओके, मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स के न्यूएंसेस जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप जब लोकतंत्र में रहते हैं, और लोकतंत्र खासतौर से इंडियन डेमोक्रेसी विच इज सो कॉम्प्लेक्स, भाई 32 पार्टियों की से सरकार चल रही है, आपने रेजोल्यूशन पास किया है, चलिए आप हंस इसलिए रहे हैं, चलिए उस रेजोल्यूशन को अगर आप नाटक भी कह लें, लेकिन आपको एक नाटक तो दोबारा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब वो रेजोल्यूशन जो है वो वहीं छोड़ दीजिए। नहीं सिचुएशन छोड़ सकते। वही तो वर्मा जी बता रहे हैं। सुपरसीडेड बिकॉज़ वी हैव अ यूएन रेजोल्यूशन। इट्स नॉट दैट सिंपल। जिस तरह के रेजोल्यूशन की बात है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया है, दैट इज अ कमिटमेंट नॉट टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री बट टू द वर्ल्ड आल्सो, बिकॉज दैट रेजोल्यूशन हैज इट्स मीनिंग कि हमने पूरी दुनिया के सामने यूएन रेजोल्यूशन के खिलाफ जाकर के अमेरिका की निंदा की है, और अमेरिका अब हमको ये आमंत्रित कर रहा है कि अब हम हमारे ट्रुप्स चले जाएं। अभी तक तो यही तय नहीं है, जो मलिक साहब भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, किसकी रहनुमाई में ट्रुप जाएंगे? देखिए, पहली बार तो यूएन रेजोल्यूशन था ही नहीं। हमने सिर्फ निंदा करी थी अमेरिकन की कि उनको ये नहीं करना चाहिए। नाउ देयर इज अ यूएन रेजोल्यूशन। ऑनेस्टली अगर आप परसेप्शन की बात करते हैं, मैं आपसे सहमत हूं, हमारे यहाँ जितना कॉम्प्लेक्स है सिस्टम, उसमें बात तोड़ी जा सकती है, बट इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। कोई क्लैश है ही नहीं, यूएन रेजोल्यूशन ही नहीं था। जब इराक गया, हमने उसकी निंदा करी है कि साहब यूएन रेजोल्यूशन होना चाहिए था, आपने इराक ने जाके जबरदस्ती कर दी। जब आपने निंदा की तो वर्मा जी, डोंट यू थिंक दिस प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि इस सारे न्यूएंसेस को जानते हैं, अपोजिशन से क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि साहब हमने रेजोल्यूशन तो ठीक किया हुआ है, आप हम ट्रुप भेज देते हैं, वी विल डू गेट द सैंक्शन फ्रॉम द पार्लियामेंट। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे तो दो चीजें म्यूचुअली कॉन्ट्रोडिक्टरी लगती हैं जी, कि एक तरफ हमने अमेरिकन की निंदा की क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस की सहमति के बगैर वहाँ गए, और दूसरी तरफ उनकी रहनुमाई में हम वहाँ अपनी फौज भेजना चाहते हैं। जी, बड़ा फर्क है। अगर यूनाइटेड नेशंस की रहनुमाई हो जाए तो कोई हमको दिक्कत नहीं होगी। फेस सेविंग डिवाइस रहेगा आपके पास पूरी दुनिया के लिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप यूनाइटेड नेशंस की रहनुमाई मिलती तो जाइए, जी, ठीक है। जो लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं वो तब भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो मेजर अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी तरफ से अगर ये बात स्वीकृत हो जाती है कि अगर हमारी फौज यूनाइटेड नेशंस के झंडे के नीचे काम करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है जी, तब कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आती। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ लाइन पे हैं, देखते हैं शायद उनके विचारों से कुछ हमको और नई रोशनी मिले। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर जी, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम आदर्श है जी। आदर्श जी, आपका स्वागत है जैन टीवी में। बताएं आपका क्या सवाल है? अमेरिका ने इराक पर हमला किया यूनाइटेड नेशन को ताक पे रखकर। जी। अब तक अमेरिका ने भारत को ना तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है और ना ही उसे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने की मान्यता दी है। लेकिन अब जब शांति का सवाल आता है, भारत की सेना का साथ चाहता है। जब इराक पर हमला हुआ तो अमेरिका ने किसी की नहीं सुनी। जब कश्मीर की बात आती है और आतंकवाद की बात आती है तो वह भारत का साथ नहीं देता। तो हम क्यों अपनी सेना वहां भेजें? जी, आदर्श जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपने प्रोग्राम में शिरकत की और एक सवाल खड़ा किया कि अमेरिका जब कई मुद्दों पर जाकर के दो तरफा रुख अपनाता है तो हमको क्यों सेना भेजनी चाहिए। इस सवाल का जवाब हम टटोलेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत को इराक में सेना भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इराक में भारत को फौज भेजनी चाहिए या नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसका टाइटल है प्रोग्राम का। बातचीत में शामिल है प्रवीण साहनी जी, AK वर्मा जी और लेफ्टिनेंट जनरल BS मलिक।
मलिक साहब, मैं आपके पास ही आता हूँ। आप वर्मा जी से सवाल करते हैं, क्योंकि आदर्श जी ने जो सवाल किया वो वर्मा जी से रिलेटेड ज़्यादा है। आदर्श जी ने सवाल किया कि डबल स्पीक ऑफ यूएसए, कश्मीर पे जाकर के अमेरिका का रुख जो है हमेशा दो तरफा हो जाता है। उनको पाकिस्तान की समस्या नज़र आने लगती है, उनको अपनी समस्या नज़र आने लगती है, और कई बार जो यहाँ अमेरिकी अधिकारी आते हैं, अमेरिका जाकर के बयान देते हैं कि हम लोग पछड़े में नहीं पड़ेंगे, ये सब आपकी समस्या सुलझिए। तो जब इराक की समस्या सुलझाने के लिए हमारी फौज की ज़रूरत है और वो हमारी समस्या, मतलब उनकी समस्या ना रह करके हमारी समस्या हो रही है, तो ऐसे में अमेरिका के रुख को क्या समझना चाहिए? अमेरिका का जो रुख है वो हर एक देश का वही रुख है जी, कि अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके लिए काम करना है, उसके विरोध में कुछ नहीं काम करना है। तो अमेरिका जो भी कर रहा है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ से कर रहा है। जी। उसी तरह हमें वही कदम उठाना चाहिए, इसलिए नहीं कि अमेरिका हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, हमें वही कदम उठाना चाहिए जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को से कंफर्म करता है, उसके विरोध में नहीं करना चाहिए। अगर हम वहाँ फौज भेजते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं भेजेंगे कि अमेरिका की तरफ से रिक्वेस्ट हुई है, हमें ये भी सोचना है कि इराकियों के लिए क्या फ़ायदेमंद बात है, और उस फ़ायदेमंद बात में अगर हम शिरकत करते हैं तो उससे हमारा क्या नेशनल इंटरेस्ट सर्व होता है। प्रवीण साहनी, आप बताएंगे हमारा क्या नेशनल इंटरेस्ट है फौज भेजने में? पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि जो वर्मा साहब ने कहा है, नोबडी कैन डिसएग्री विद दैट। हर मुल्क को अपना नेशनल इंटरेस्ट देख के काम करना है। अब क्योंकि अमेरिका है, इस समय सबसे ताकतवर मुल्क है दुनिया में, सो दे सेट द रूल्स, और जो बाकी मुल्क है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ता है, क्योंकि यू जस्ट कांट गो ऑन अ टेंजेंट फ्रॉम द अमेरिकन लाइन। आप देख लीजिए रशिया, ये जो 3 मुल्क थे, जर्मनी एंड फ्रांस, अब वो वापस धीरे से दे आर गेटिंग बैक इन द फोल्ड। तो ये बात हो गई। हैविंग सेड दिस, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट बहुत कूलली और इमोटिवली नहीं करना होगा। ये जैसे ये आपके व्यूअर ने अभी बोला है, ये इसमें थोड़ा सा इमोटिव टच है, थोड़ा सा इमोशनल। नहीं, उसमें है। If you are a nationalist, then But you should having said that, ask Americans देखिए also. त्यागी जी, मैं एक बात सिर्फ आपको कहूंगा, when you should not be emotive about these things, you should keep your national interest in mind. It is also important कि issues like, मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, where our government is very keen that President Bush come and visit India. अगर इसको आप उपलब्धि कहते हैं, इसको आप नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मिस्टर जसवंत सिंह, when he was the foreign minister and he was asked 2 years back, about his foreign policy of India, what have been the achievement, he listed this as the first achievement that President Clinton came to India. So we should not get into that thing. We should see our national interest, not be emotive, and we cannot be America. No country can be America at this juncture. What we will gain out of that? हमको क्या मिलेगा ईरान में जाने से, इराक में जाने से? देखिए, सबसे बड़ी चीज हमें एक मिलेगी। वो सबसे बड़ी चीज ये है, हमारा इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पाकिस्तान बंद नहीं कर रहा। हम जानते हैं कि जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ कैंप डेविड में मिलेंगे प्रेसिडेंट बुश को, तब भी प्रेसिडेंट बुश कैन नॉट पुश हिम टू फार। ये आज भी यही छपा है, बात करेंगे। देखिए, बात सुनिए, बट इवन इफ फॉर अ लिटिल पीरियड, देखिए, अगर थोड़े देर के लिए इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाती है तो हम अपने सीआई ऑप्स सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फायदा है वहां ट्रूप्स भेजने में। सवाल यह है कि कौन सी ट्रूप्स भेजें। तो उसके लिए मैं आपसे कह रहा था कि हम पीस कीपिंग की भेजें। वो निटिग्रिटीज का मामला जनरल मलिक बताएंगे आप। जनरल मलिक, मैं ये 2 बातें, तो डबल स्पीक ऑफ यूएसए की बात तो वर्मा जी ने की, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको लगता है कि इंडियन मिलिट्री का कोई इंटरेस्ट सर्व होगा वहां जाने से, और क्या सर्व होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, पहले मैं इस बात को बढ़ाने के लिए थोड़ा पीछे से अगर आगे आऊँ तो सुविधा होगी जी। हम बहुत जोर दे रहे हैं इस बात के ऊपर कि हमारा एक रेजोल्यूशन पास हो चुका पार्लियामेंट के अंदर जी, और हमारे थोड़े से दैट इज ए कंपल्शन ऑफ द पॉलिटी। हमारा क्या है, मैं उसको मान के आगे चल रहा हूँ जी। पूरे विश्व में 5 महाशक्तियां हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल को चलाती हैं, यूनाइटेड नेशंस को चलाती हैं जी। उनमें से किसी ने निंदा वाली बात को हमारी नजर से नहीं देखा। यानी हम जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सबसे दीवाने हम हुए, जबकि सबसे कम जिम्मेवारी अगर देखा जाए तो हमारी है। क्योंकि अगर तो हम महाशक्तियों में से एक होते, 6वें राष्ट्र होते, तो बात सही बनती है कि भाई आप क्यों परेशान नहीं हो रहे कि किसी के साथ में ज्यादती हो रही है। पहली बात। 1 मिनट, हरकिशन सिंह सुरजीत हमारे साथ लाइन पे हैं।
कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। सुरजीत साहब, आपका स्वागत है जैन स्टूडियो में। सुरजीत साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस। हाँ सुरजीत साहब, हम ये जानना चाह रहे थे कि भारत अपनी फौजें इराक में भेजना चाहता है। आपकी पार्टी का स्टैंड भी आया कि हमको अपने ट्रुप नहीं भेजने चाहिए। उसके पीछे क्या कारण है? आपने क्यों विरोध किया इस बात का? हमने तो उसका विरोध किया है, इसलिए विरोध किया है कि वहां पर अमेरिका ने किसी की परवाह न करते हुए अपना कब्जा इराक पर कर लिया, तबाही कर दी इराक की, और कॉलोनियल किस्म का सिस्टम कायम करना चाहते हैं वहां पर। और अब जाके भारत, पहले भी भारत बहुत नरम रहा है, कंडम करने से इनकार किया। आज अगर भारत जाके यही रहता है कि उसकी सपोर्ट करता है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये हमारी नीतियों के विरोध में होगा जो शुरू से लेकर हम जिसको निर्धारित करते रहे हैं। इसलिए हम टोटली इसके खिलाफ हैं, देश इसके खिलाफ है। अगर अब भी जानबूझकर ये ऐसी बात करेंगे जैसे करने जा रहे हैं जी, जैसे मालूम होता है, क्योंकि ये अमेरिका के इतने अधीन हो गए हैं कि सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए वो ऐसा नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान को भी साथ रखेंगे, भारत को भी साथ रखेंगे। इसलिए ऐसी बात के हालात के होते हुए ये बहुत ही खतरनाक बात कर रहे हैं, और ऐसी बात अभी तक विदेश नीति के मामले में किसी और ने की ही नहीं, और इसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जो बात हो रही है उसमें तो यूएन का रेजोल्यूशन भी आ गया है। यूएन भी चाहता है कि वहां पीस कीपिंग फोर्सेज रखी जाए। यस, बिट लाउड। जी, मैं कह रहा था अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन भी आ गया है कि वहां पर शांति सेना रखी जाए। तो आपको लगता है कि हमको यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन नहीं मानना चाहिए? क्या? मैं कह रहा हूं कि यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन क्या हमको नहीं मानना चाहिए जो भी लेटेस्ट आया है? आप क्या पूछ रहे हैं? और नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन अभी आया है, क्या उसको हमको नहीं मानना चाहिए? क्या नहीं मानना चाहिए? यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में क्या है? यूनाइटेड नेशन वही है जिसने इन्होंने ना परवाह करते हुए इराक पर हमला किया, बाद में फिर उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है हम सहयोग करते हैं। यूनाइटेड नेशन कुछ कहता है, काहे के लिए बुला रहे हैं वो? और नहीं। किसके लिए बुला रहे हैं? पहले वो कहते थे कि हम 6 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर छोड़ देंगे, अब कहते हैं 2 बरस के बाद में हम करेंगे। तो क्या करना चाहते हैं वहां पर? वो बिल्कुल कॉलोनियल रूप पैदा करना चाहते हैं, फिर से उसी किस्म का बस्तीवाद पैदा करना चाहते हैं जो पहले रहा था, जिसको हमने बहुत संघर्ष के साथ जिसका निपटारा किया। ये बात जो है बहुत अनुकूल नहीं है। धन्यवाद सुरजीत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वर्मा जी, एक लास्ट सवाल मैं और पूछूंगा जो सुरजीत जी के सवाल से निकल के आया। और एक सब 1 मिनट कि हमारा एक कैरेक्टर है नॉन अलाइनमेंट नेशन का जी, और उस कैरेक्टर को हमने जिया भी है। हालांकि बहुत लंबे समय के बाद मलेशिया में एक मीटिंग हुई है, और अगर हम इराक में सेना भेजते हैं तो हमारा एक वो कैरेक्टर की जो इमेज है नॉन अलाइन्ड नेशन की, वो उस पर तो प्रहार होगा ही होगा। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि उस पर प्रहार होगा अगर यूनाइटेड नेशंस के तहत हमारी फौज जाती है। और हमारे लिए अभी भी नॉन अलाइनमेंट के अलावा और कोई पॉलिसी है ही नहीं जी। हमारा नॉन अलाइनमेंट, एनलाइटेंड नॉन अलाइनमेंट के रूप में हमारी पॉलिसी अभी भी होना चाहिए जी। वही हमारे सामने एक आपका option है। जो सब तीनों मेहमानों का मेरा ख्याल क्रक्स ये है कि अगर भारतीय सेना जाए तो यूनाइटेड रेजोल्यूशंस और यूनाइटेड नेशंस के झंडे तले जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि 1483 रेजोल्यूशन जो है उसके तहत जो भी हमसे मांगा जा रहा है हमें उसमें शिरकत करनी चाहिए। इवन अगर अमेरिका के झंडे तले भी चाहे फौजें जाए। देखिए, ये तो शब्दों का हेर फेर है। मैं कहूँगा कि 1483 जी। यूएन रेजोल्यूशन जो चाहता है और उसके तहत मलिक साहब, मैं साफ साफ जो- जानना चाह रहा हूँ, देखिए दर्शक, भाई कि आप चाहते हैं कि भारतीय फौजें अमेरिका के झंडे तले जाएं या नहीं जाएं, ये मैं बताइए। ये चाहता हूं कि 1483 को अनकहा अनदेखा नहीं करना चाहिए, और इसमें अगर हमारी अंदरूनी घरेलू राजनीति हमारे राष्ट्रीय हितों पर प्रहार करती है तो उससे हमें बचना चाहिए। कि हमारी जो एनर्जी है उसकी 70% बाहर से आता है, ज़्यादातर हमारा पर्शियन गल्फ से आता है, इसको हम देखा नहीं कर देते। वहाँ देखिए, चाहे हम जाएं या ना जाएं, वहाँ एक नई सरकार बनेगी और उस नई सरकार के साथ में हमारे क्या रिश्ते होंगे, हमें थोड़े भविष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। वर्मा जी, आप क्या कहेंगे? हमको तिरंगे
तिरंगे को अमेरिका के झंडे के नीचे काम करना चाहिए? मुझे इस बात को स्वीकार करने में थोड़ी आपत्ति है। जी, अगर यूनाइटेड नेशंस के झंडे के अंदर जाना पड़े या उनके नॉमिनी के नीचे काम करना पड़े, तब तो स्वीकृति मेरी समझ से दी जा सकती है। जी, प्रवीण। बिल्कुल आई एग्री विद मिस्टर वर्मा कि यूएन फ्लैग के अंदर, और वो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंसिडरिंग प्रेसिडेंट बुश ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया है इतना ज़्यादा इस मामले में, पर हमें अपना नेशनल सिक्योरिटी रखते हुए, उसको सामने रखते हुए, जैसे मैं आपसे कह रहा था, हम बहुत कुछ और भेज सकते हैं, डॉक्टर्स भेज सकते हैं, इंजीनियर्स भेज सकते हैं। हमें अपनी कोर फौज को हम अफोर्ड नहीं कर सकते नेशनल सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फैसला हम अपने देश के रहनुमाओं पर छोड़ते हैं कि किस तरह से गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का नेता बने रहते हुए वो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन की लाज रखते हुए और संसद के रेजोल्यूशन की लाज भी रखते हुए देश में जनमत के आधार पर क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद उसकी विवेचना करेंगे। जब भारतीय फौजें इराक पहुंच जाएंगी, अगर पहुंची तो, और जब लौट करके आएंगी तो क्या लेकर के आएंगी, तो उसके बाद चर्चा करेंगे। हम लोग कल फिर मिलेंगे घटना चक्र में नए मेहमानों के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।